ये है। अब 1 घंटे में मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ जाएगी आपको, और उसके बाद आज घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा। जब लोहा गर्म हो ना तभी चोट हो जानी चाहिए, तो आज लोहा गर्म रहेगा, घर जाइए तुरंत इसको पढ़िए, कल तक भूल जाएंगे आप लोग, आज ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक खास बात है कि इसमें बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आएंगे, उनको छोड़ते चलिए, बहुत दबाव मत लीजिए। कहानी का मोटा मोटा खाका समझ में आ जाए उतना जरूरी है, और जहां जहां से व्याख्या आ सकती है वो संदर्भ आपको दे देंगे, उससे पढ़ के काम चल जाएगा। अभी केवल आप बस पढ़ते चलिए। जैसे तत्सम शब्द है, एक शब्द है उनके श्मश्रु मुंडे हुए थे। अब श्मश्रु होती है मूछ। अब जब तक नहीं पता उसमें क्या मुंडा हुआ था, खोपड़ी मुंडी है, क्या मुंडा है, गर्दन मुंडी है, समझ नहीं आता है। लेकिन मान लीजिए कि नहीं भी पता, तो सोचिए कुछ मुंडा होगा, चलो ना यार आगे आगे चलो ना, कुछ मुंडा हुआ था, बात खत्म होगी। हमें क्या मतलब क्या मुंडा था, या तो ठीक से पढ़ना है तो इस पुस्तक के अंत में एक ग्लोसरी दे रखी है ना, उससे काम चल जाएगा। पर पता नहीं क्या सोच के बनाई यशपाल ने ओवर एक्सपेक्टेशन रखी शायद पाठकों से। उन्होंने करीब 100 शब्द के आसपास दे दिए, पाठक को 500 समझ में नहीं आ रहे हैं, तो पाठक को लग रहा है कि मुझसे ज्यादा उम्मीद कर ली यशपाल जी ने, तो उसे कई और शब्दों में भी दिक्कत आती है। लेकिन ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर समझ लीजिए। प्रश्न कभी ऐसे शब्दों पर नहीं आएंगे जो परेशान करते हैं। तो शुरुआत इस बात से हुई कि सागल नगरी में 2 सालों के बाद आज कला की अधिष्ठात्री मल्लिका, जो अपनी पुत्री रुचिरा की मौत से दुखी थी, 2 वर्ष के दुख के बाद आज फाइनली मंच पर उतर रही है, और इससे सागल का समाज बोरा गया है। पूरा सागल सड़क पे इकट्ठा हो गया है, और जो मंच है, बीच में मंच है, और मंच के आसपास पूरा शहर जमा हो गया है। जनता के बीच से रास्ते बना रखे हैं, वहां से रथ में लोग आते हैं, बड़े सम्मानीय अतिथि आते हैं। मिथोद्रस आए हैं। मिथोद्रस कौन है? प्रधानमंत्री जी, है ना, प्रधानमंत्री याद रखिए, गण परिषद के प्रमुख हैं। और प्रेस तो पहुंच जाता है हर जगह जुगाड़ करके अपना, जो कि वहां का मुकेश अंबानी है, वो तो स्टेडियम में खरीद लेगा, फिर कैसे नहीं आएगा। और जितने भी लोग हैं गण परिषद में, वो सारे के सारे आए हैं, और महापंडित देव शर्मा, सब लोग आए हैं। और आज यहां पर 2 प्रतिस्पर्धाएं होने वाली हैं, 2 प्रतियोगिताएं हैं, एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए। और ये दोनों प्रतियोगिताएं देखेंगे सागल के सारे पुरुष और स्त्री। जो लड़के आए हैं वो लड़के हैं जो पढ़ के आए हैं, मगध से आए हैं, तक्षशिला से पढ़ के आए हैं, शस्त्र विद्या में दीक्षित होकर आए हैं। और जो लड़कियां हैं, लड़कियों को शस्त्र विद्या नहीं सिखाते हैं, वो शादी के बाद खुद सीख लेती हैं। लेकिन जो सिखाया जाता है वो सिखाते हैं कला, नृत्य, संगीत, वो सब सिखा देते हैं। ये पहले के जमाने में था, आज भी चल रहा है। आज भी जो बेटी वाले लोग हैं अक्सर बेटियों को क्या सिखाते हैं, मेरी बेटी भरतनाट्यम सीख रही है, अच्छा, मेरी बेटी कुचिपुड़ी सीख रही है, या मेरी बेटी ब्रेक डांस सीख रही है। और बेटा क्या सीख रहा है? जूडो सीख रहा है, कराटे सीख रहा है। आजकल लड़की भी कराटे सीखने लग गई आत्मरक्षा के भाव से। तो लड़के आमतौर पर युद्ध कौशल में दीक्षित हों, और 6-7 लड़के युद्ध कौशल में दीक्षित होकर आए हैं, इनका कंपटीशन होना है। और इन लड़कों में से एक का नाम है पृथुसेन। समझ गए कौन है? पापा का नाम बताओ। दूसरा है सकृद, बताओ पापा का नाम। देख लो कोई बात नहीं। तीसरे का नाम है वसुधीर, इसके पापा कौन है? चौथे का नाम है विनय शर्मा। ढूंढो जल्दी से ढूंढो। 5वें का नाम है इंद्रदीप, और 6ठे का नाम वृषनेश होना चाहिए। हाँ, वही नाम है, वृषनेश। वृषनेश एक महाशाल नाम का आदमी, उसका बेटा है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक ही जगह नाम आएगा तो आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये 6 युवक सीख के आए हैं युद्ध कौशल, और आज देखना है कि इनमें सबसे महान योद्धा कौन है। और प्राइज क्या है? प्राइज ये है कि लड़कियों के नृत्य कंपटीशन में जो लड़की जीतेगी उसकी पालकी को कंधा देने को मिलेगा।
लड़के लोग हमेशा से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, इसीलिए जो सबसे बड़ा सैनिक साबित होगा वो कंधा देगा पालकी को जिसमें बैठेगी वो लड़की जो अच्छा डांस करती है। तो पुरुष लोग हमेशा से इसी तरह के रहे हैं, इसी को अपनी अचीवमेंट मानते आए हैं, और ये सब जान दिए हुए हैं एकदम कि हम पालकी को कंधा देंगे, हम कंधा देंगे पालकी को। तो एकदम झगड़ा चल रहा है। तो इनको एक निश्चित समय दिया गया, सबको तलवार दी गई अपने हाथ में कि तलवार से कौशल देखना है, कि ये मान के कि बाकी पांचों आपके शत्रु हैं, इस तरह से अपनी तलवारें चलाओ कि आप पांचों को कंट्रोल कर रहे हैं। बस ध्यान रखना है कि किसी की भी तलवार किसी भी व्यक्ति को टच नहीं होनी चाहिए। हमारा स्पर्श तक ठीक है हल्का सा, लेकिन उसके आगे नहीं जाना चाहिए। बस जैसे ही टच होगा हम मान लेंगे कि आपने अपना आक्रमण कर दिया, उसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। ये ना हो कि युद्ध के बाद बचा ही नहीं कोई, सारे मर गए, तलवारें चल गई ठीक से। तो ये नियम है। उसके बाद कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक युद्ध कौशल का परीक्षण हुआ। सागल की जनता स्तब्ध है, क्या तलवारें चलाते हैं, क्या तलवारें भांजते हैं बच्चे लोग। और उसके बाद अंत में पूछा गया कि इसका जजमेंट किया जाए, और जजमेंट करने के लिए कौन व्यक्ति जजमेंट करेगा इसमें? मिथोद्रस, जो कि वहां का गण परिषद का प्रमुख है। वो बूढ़ा व्यक्ति है। मिथोद्रस ने गण परिषद से बातचीत की, हाँ भाई आपको कौन लगा, आपको कौन लगा। इनमें से सबके पापा भी सक्रिय हैं कि हमारा बेटा ठीक रहना चाहिए। मतलब दबाव तो रहता ही है ना कि कौन किस घर का व्यक्ति है। अंत में फैसला ये आया, मतलब मिथोद्रस ने फैसला दिया पूरे सागल साम्राज्य के सामने कि ये चार तो निकम्मे हैं, ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा वैसे तो पृथुसेन था, लेकिन इसने एक बेवकूफी कर दी। इसने बिना बात के बाईं ओर, जहां कोई था ही नहीं, वहां भी तलवार चला रहा था ऐसे ऐसे। क्या जरूरत थी भाई? युद्ध में यह भी तो मैटर करता है कि आपने कितनी एफिशिएंसी के साथ अपनी एनर्जी को कंज्यूम किया, वेस्ट किया, यूज किया। तो यद्यपि पृथुसेन सबसे योग्य प्रतीत होता है, किंतु चूंकि उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा का अपव्यय किया बाईं ओर, जहां शत्रु नहीं था वहां प्रहार करके, इसलिए ऊर्जा के अपव्यय के हिसाब से हमें लगता है कि उसको कुछ सीखना बाकी है। और इस वजह से सकृत को सर्वश्रेष्ठ योद्धा का दर्जा दिया जाता है। अब सकृत वर्ण व्यवस्था के समर्थक परिवार का बेटा है। तो वर्ण व्यवस्था के जो तीन समर्थक परिवार हैं, एक ये है, एक वसुधीर के पापा प्रवर्धन है, एक इंद्रदीप। इन तीनों के पापा इस मूड में रहते हैं कि मेरा नहीं तेरा सही, लेकिन हम में से किसी का होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग सबके बीच में है। तो लोग खुश हो गए, तालियां बजी, गड़ागड़ तालियां बज रही है। आम आदमी ताली बजाता है बेचारा। कुछ निर्णय हुआ, तालियां, धमाकेदार तालियां बज रही हैं। जब तालियां शांत हो गई तो पृथुसेन ने कहा कि मैं मिथोद्रस जी से, यानी कि मैं मध्य गणराज्य के गण संवाहक मिथोद्रस जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अब दिमाग मत लगाना कि उसकी आवाज बिना माइक के वहां तक कैसे गई होगी, ये सब नहीं सोचना है। हजारों लाखों लोगों तक आवाज कैसे पहुंची होगी, ऐसा दिमाग मत लगाइएगा। बस मान लीजिए कि पहुंच गई। कला ऐसे ही चलती है ना, कुछ आपको प्रिजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं। पूरा मतलब पूरा सागल सन्न रह गया कि ये क्या हुआ। तो मिथोद्रस ने कहा, हाँ वत्स कहो, क्या कहना है। पृथुसेन ने कहा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बाईं और अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया। मैंने युद्ध कौशल में सीखा है कि कई बार शत्रु भेष बदल के खड़ा होता है। वहां एक कदली स्तंभ था और मैं ये मान के चल रहा था कि वो छठा शत्रु भेष बदल के खड़ा है, मैंने इसलिए उस पर भी हमले किए हैं। और यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। बोले हाँ दिखाओ। उसने जाके कदली स्तंभ को हल्का सा हाथ लगाया, वो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया। फिर जनता ने क्या किया होगा? वाह, अरे तालियां पीट दी जनता ने, क्या बात है, छोरा बड़ा स्मार्ट है। तो हम तो सोच भी नहीं किए थे कितना सोचेगा, लेकिन देखिए जनता ने तालियां पीट पीट के बेहाल कर दिया। तो मिथोद्रस ने कहा, मेरे निर्णय में भूल थी, मैं अपना निर्णय सुधारना चाहता हूं। पृथुसेन ही सागल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। अब इससे सकृत के पापा तो चुप रहे, वसुधीर के पापा उठ खड़े हुए, प्रवर्धन, क्योंकि अंदर ही अंदर सांठगांठ है। आचार्य प्रवर्धन ने खड़े होकर पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक बार निर्णय सुनाने के बाद गण परिषद के प्रमुख अपना निर्णय बदल सकते हैं?
जैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा राफेल के मामले में, क्या एक बार निर्णय में भूल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्णय बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? बदल सकता है, संविधान में लिखा है बदल सकता है। तो मिथोदस ने कहा अच्छा ये बात है। उसने गण परिषद से कहा देखिए, और जनता से भी कहा, ऐसे में जनता को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना तो गण परिषद दबाव में आ जाती है कि देखिए मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मुझे दिखता दिखता कम है, इतना ध्यान से मैं देख नहीं पाया, मेरी अक्षमता का नुकसान किसी योग्य व्यक्ति को क्यों भुगतना पड़े। तो मैं समाज से और गण परिषद से निवेदन करता हूं कि मुझे अपनी भूल सुधारने का मौका दिया जाए। सब चुप, खाली मुंडियां हिला हिला के कह रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसने कहा मैं गण परिषद का प्रमुख मिथोदस गण परिषद के प्रमुख की दृष्टि से किए गए फैसले में गण परिषद के प्रमुख की हैसियत से ही संशोधन करते हुए घोषित करता हूं कि पृथुसेन सागल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। फिर जनता ने क्या किया? फिर तालियां, दरादन तालियां बजी, लोग मस्त हो गए। और इस प्रकार पृथुसेन साबित हुआ सागल का सबसे महान योद्धा, जो कि दासपुत्र है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था का पूरा शासन नहीं है, इसलिए वैरायटी है, हर तरह के लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं समाज में अच्छे पदों के लिए, तो पृथुसेन चुन लिया गया है। अब लड़कियों का डांस कार्यक्रम शुरू हुआ। 3 लड़कियों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। कौन कौन है बताइए जरा। एक कौन सी सेना है? शिवसेना नहीं, कुमुद सेना। एक तो कुमुद सेना है, और बताइए एक और, माधुलिका। तो पहले इन दोनों ने किया, फिर हीरो की एंट्री तो एंड में ही होती है, फिर दिव्या का आया। और भेदभाव देखिए, दिव्या वाले कार्यक्रम में मल्लिका खुद रोल प्ले कर रही है। इतना सरेआम भेदभाव चल रहा है। अगर उस कार्यक्रम में वो जो टीचर है खुद ही पार्टिसिपेट कर रही है तो भरोसा कैसे जमेगा। बहरहाल माधुलिका ने एक नृत्य किया जिसका नाम था अभिसारिका की यात्रा, और कुमुद सेना का नृत्य है उर्वशी का प्रणय निवेदन। लेकिन इनसे कोई नहीं पूछ रहा इनको। फिर दिव्या आई है। एक शब्द होता है मराल, जानते हैं? मराल यानी हंस, और मराली यानी हंसिनी। तो मराली का आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन, क्या नाम था? मराली का आत्मसमर्पण ही है। इस नाम से एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की दिव्या ने। तो एक स्टोरी बेस्ड नाटिका है जिसमें डायलॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन केवल अभिनय से सारी बात समझ में आती है। तो हंसिनी है, एक हंस से प्रेम करती है, राजहंस से प्रेम करती है। तो ऋतु है, ये जो पशु पक्षी हैं, वो जो सावन का समय होता है, ऋतु होती है, उस समय उनके बीच में प्रेम की भूख बहुत जाग जाती है। बाकी साल भर उनकी प्रेम की इच्छाएं बहुत सुप्त रहती हैं। मनुष्य अकेला प्राणी है जो साल भर प्रेम की इच्छाओं से भरा रहता है, लेकिन बाकी प्राणी ऋतु के अनुसार प्रेम करते हैं। तो प्रेम की ऋतु है। तो राजहंस उसको पुकार रहा है, उसको आवाज आ रही है, ये उन्मत्त हो रही है, उसकी आवाज सुन के बेसुध सी हो रही है, दौड़ रही है, यहां दौड़ रही है, वहां, कहाँ है राजहंस, इधर भागी उधर भागी। आसपास छोटे छोटे हंस हैं, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ दीदी तुम जाओ, हाँ दीदी तुम जाओ, इस भाव से। और करते करते वहीं पर एक बहेली ने जाल बिछा रखा था, और ये बेचारी अपने राजहंस से मिलने को आतुर भागते भागते उसके जाल में फंस गई। अब जाल में फंस के छटपटा रही है, चाह रही है कि मुक्ति मिल जाए किसी तरह से। जब कोई जाल में फंसता तो क्या कर रहा है? चूहा पिंजरे में फंस जाए तो चाहता कि तोड़ दूं दीवारों को। उसे क्या पता कि दीवार इसी हिसाब से बनाई गई कि वो ना तोड़ सके, तो नहीं तोड़ पाता है। तो बेचारी हंसिनी तड़प रही है छूटने के लिए। उधर से राजहंस को पता ही नहीं, वो आवाजें लगाए जा रहे हैं, कहाँ हो कहाँ हो। ये और तड़प रही है, तड़प की आवाजें दे रही है, उसको भी सुन रहे कि आसपास ये कहीं। वो धीरे धीरे पहुंचता है वहां पर। बहेली अभी आया नहीं है, लेके गया नहीं है इसको। वो देखता है कि अरे मेरी प्रेमिका तो फंस गई है जाल में। प्रयोगवाद का प्रेमी होता, बोलता चलो बाय बाय, निकल लेता है वहां से। फूल को प्यार करो और मरे तो मर जाने दो। प्रयोगवाद का प्रेमी तो ऐसा ही होता है। लेकिन राजहंस ने कोई चिंता नहीं की, वो खुद भी जाल के अंदर कूद गया। इस बात पे क्या हुआ होगा? तालियां बजी होंगी। और उसके बाद फिर दोनों में
प्रेम हुआ और प्रतीक के रूप में बहुत सारे छोटे छोटे हंस वहां से खुशी के बारे उड़ते हुए दिखे। और ये जो राजहंस के रूप में है, मल्लिका खुद अवतरित हुई मंच पर। मल्लिका परफॉर्म करी राजहंस का रोल और दिव्या मराली के रोल में है, हंसिनी के रोल में है। पूरा सागल बेसुध मस्त हो गया। कितना सुंदर नृत्य नाटिका है, अद्भुत। कंपटीशन था ही नहीं, दिव्या के सामने कंपटीशन टिकता ही नहीं कोई। तो दिव्या साबित हुई कि सागल की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना कौन है, दिव्या है। जैसे दिव्या का डांस खत्म हुआ, जनता भाव विभोर हो रही है, अचानक बीच में एक आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, जनता से निवेदन है कि इसको ठीक से समझ लें, सुखों की मिथ्या चाहत में व्यक्ति का यही हश्र होता है। ये कहने वाला कौन होगा बताइए? मारिश कैसे होगा? बौद्ध स्थविर चिवुक। जनता ने घूम के देखा ये कौन है भाई, तो देखा स्थविर साहब खड़े हैं। जनता को लगा जब जब हम खुश होते हैं मनहूस बीच में आगे कुछ ना कुछ बोल देता है। अच्छा भला मौसम बना हुआ था, मजा आ रहा था, लेकिन ऐसी बात बोल दी। इतने में पीछे एक और खड़ा हुआ। उसने कहा, जनता इस मूर्ख की बातों पर ध्यान ना दे। दुख जीवन में आते रहते हैं और सुख भी कम नहीं होते। दुखों से बचते हुए सुखों को प्राप्त करना ही जीवन का सार है। अब बजी तालियां कस के, और तब जनता ने घूम के देखा और दिव्या ने भी देखा मन से। फिर उसका पूरा वर्णन है कि श्रेष्ठी उपासक पुष्यकांत का पुत्र, अपवाद से ग्रस्त व्यक्ति यानी बदनामी से ग्रस्त व्यक्ति, सागर का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मारिश खड़ा था। और जनता ने इतनी तालियां पीटी मारिश की बात पे, क्योंकि चारवाक जो है ना, कुछ लोग कहते हैं चारू वाक से बना है। चारू मतलब सुंदर, वाक मतलब बातें, जो बड़ी सुंदर बातें करते थे, बड़ी समझ में आने वाली, प्रभावित करने वाली बातें करते थे, इसलिए उनको चारवाक कहा गया। और लोकायत का मतलब ये है कि लोक जीवन में उनकी बड़ी अच्छी छाप थी, आम आदमी बहुत पसंद करता था। और इस तरह से मारिश ने भंते को चुप करवा देगी, तो चुप रहे भाई, मौसम मत खराब किया कर बीच बीच में। तो बीच में ये एंट्री दिखा दी है, पहले अंक में एंट्री दिखा दी कि ये लोग आएंगे बार बार बीच में मारिश हो रही है। और उसके बाद हुआ कि अब शिविका में बैठेगी दिव्या। शिविका समझ रहे, पालकी। उस पालकी को उसे घर तक पहुंचाने के लिए सागल का हर युवक बेकरार है कि मैं कंधा दूंगा, मैं कंधा दूंगा। तो लोग अपना अपना कंधा लेके पहुंच गए कि हम लगाएंगे कंधा। तो पृथुसेन हीरो बन के आया कि सबसे बड़ा सैनिक तो भाई साबित हुआ, योद्धा तो भाई। जैसे ही कंधा देने लगा तो उसके बाद वसुधीर का बड़ा भाई, प्रवर्धन का बड़ा बेटा रुद्रधीर, जो कि आगे चल के बनने वाला प्रधानमंत्री, उसने कहा कि इस शिविका को कंधा देने का अधिकार दास पुत्र को नहीं है। पृथुसेन ताजा ताजा सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना था, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई था इस समय उसका। उसे तलवार निकाली कि मेरे अधिकार का फैसला मेरी तलवार करेगी, खड्ग करेगा। रुद्रधीर ने भी निकाल ली, भाई मेरे पास भी तलवार तो, और उसे सारे चमचों ने निकाली तलवार। वसुधीर, सकृत सब तलवार निकाल के आ गए। अब यह हुआ था कि जो मंच पे होते होते रह गया था वो यहां हो जाएगा। पता लगा 6 के 6 लेटे हुए हैं और शिविका ऐसे रखी हुई है। दिव्या घर नहीं पहुंच पा रही क्योंकि सब मर गए यहीं पर। तो सारे बड़े बूढ़े आ गए, सब समझाया बुझाया, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, मारो ऐसे ऐसे करके, जैसे बड़े बूढ़े करते हैं ऐसे टाइम पे सबको समझाया बुझाया। और पृथुसेन को समझाया कि भैया इतना हीरो मत बनो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, जाओ भी जाओ। और पालकी को वर्णाश्रम धर्म के जो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग हैं कंधा दे के ले गए। दास पुत्र पृथुसेन वहीं रह गया। और जब सब चले गए वो अकेला वहीं बैठा हुआ और सोच रहा कि ये तो मेरे जन्म का अपराध है, जन्म के अपराध का परिमार्जन कैसे करूं? शस्त्र की, धन की, विद्या की कोई भी ताकत मेरे जन्म को नहीं बदल सकती, क्योंकि जन्म तो जो हो गया सो हो गया। एकदम खोलता हुआ खून उसका है, जैसे कोई शेर है जो बदला लेने को आतुर है। उस मोमेंट पे पहला अंक इस उपन्यास का समाप्त होता है, पहला हिस्सा समाप्त होता है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को यहां तक? इसके बाद पृथुसेन ने सोचा कि नहीं, न्याय तो मैं लेके रहूंगा चाहे जो हो जाए। और वो चला गया धर्मस्थ देव शर्मा के घर। धर्मस्थ देव शर्मा के घर में ऐसा हो रहा था, ज्ञान का खूब चर्चा रहती है वहां।
क्योंकि धर्मस देव शर्मा बहुत बैलेंस वाले आदमी हैं, बातें सुनते हैं, चीफ जस्टिस है ना, तो बहुत बैलेंस के साथ काम करते हैं। उनके घर में कुछ छटे हुए लोग हैं जो बहुत रूढ़िवादी है, जैसे विष्णु शर्मा है, विनय शर्मा अभी ग्रो कर रहा है उसी रास्ते पर। प्रबुद्ध शर्मा थोड़ा समझदार आदमी है, और चारवाक मारिश भी उस घर में आता रहता है। मारिश से जब बातें होती है विष्णु शर्मा खून खोल जाता है, लेकिन प्रबुद्ध शर्मा सुनता है उसकी बात को, लॉजिकली उसकी बात को रिस्पॉन्स भी देता है। दिव्या भी वो सब बातें सुनते, उसको बड़ा मजा आता है जब ज्ञान की बातें चलती हैं। और ज्ञान की बातें ऐसी होती हैं कि उस समय वहां के युवक भी अपने आसपास की दासियों को देखना भूल जाते हैं, उनकी चर्चाओं में खो जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। यहां तक कि वहां के तोते जो हैं, तोते भी ज्ञान चर्चा करते हैं। कोई आए, एक आध श्लोक तो तोता ही सुना देता है उसको। कोई आया कि मैं न्यायमूर्ति से मिलना चाहता हूँ, एक श्लोक खट से मारा तोते ने, जिसका मतलब है चिंता मत करो, न्याय की देहरी पर आ गए हो, न्याय अवश्य मिलेगा, तनाव मत लो, आप सही पते पर आ गए हैं। तोते भी इतने दीक्षित है उस घर में। तो गया है पृथुसेन, बाहर रिसेप्शन काउंटर पे उसने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस जी से मिलना है। तो परिवार की मर्यादा है कि जब कोई गेस्ट आए, वो भी ठीक ठाक स्तर का गेस्ट आए, तो घर के लोग जाके उसकी अभ्यर्थना करें, उसका ठीक से रिसीव करें, उसको पानी वानी पिलाएं, पान वान खिलाएं, मिठाई खिलाएं, ये सब करें। तो आदेश हुआ दिव्या को कि भाई देखो पृथुसेन जी आए हैं, आप जाके उनकी अभ्यर्थना कीजिए, बातचीत कीजिए। इस बात से विष्णु शर्मा को बहुत आपत्ति है, दास पुत्र की अभ्यर्थना मेरी पोती करेगी। वो हमेशा इसी मूड में रहता है, वो कभी नॉर्मल होता ही नहीं है। प्रबुद्ध शर्मा कह रहे तो क्या हो गया, दास पुत्र क्या है, इतना बड़ा अमीर आदमी, इतना अच्छा योद्धा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। कह रहे ये तुम तय करोगे, कैसे से आदमी बड़ा होता है। ये कौन बोल रहा है वो इस तरह से? विष्णु शर्मा साक्षात विष्णु का अवतार है, हमेशा गुस्से में रहता है यहां पर। तो दिव्या गई, अभ्यर्थना की, हालचाल पूछा, बताया। दिव्या को भी रोमांस तो हो ही आया था कि उसके नाम पर इतने युद्ध हो रहे हैं, अच्छा तो लगता ही है। अगर किसी नहीं लगता होगा, सिंपल साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर किसी के नाम पे युद्ध हो रहे हो तो उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? मतलब युद्ध खतरनाक मोड़ पे जाए तब तनाव हो जाता है, अलग बात है। लेकिन केवल इस एहसास से कि मेरे लिए युद्ध हो रहे हैं, अच्छी फीलिंग तो आती है, चाहे वो कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो। मतलब पुरुषों को यह सौभाग्य आमतौर पर मिलता नहीं, अलग बात है, लेकिन अगर मिल जाए तो खुशी तो होती है। तो दिव्या को उस दिन रोमांच हुआ था कि भाई कुछ भी कहो, लड़का है स्मार्ट, और मेरी डोली को कंधा देने के लिए तलवार निकाल ली, छोरे ने, कमाल का लड़का है। ये भाव उसके मन में आया था, स्वाभाविक आएगा ही आएगा। रुद्रधीर को देख के भी ये भाव आता है, रुद्रधीर बड़ा साहसी आदमी है। लेकिन रुद्रधीर का ब्याह हो चुका 2 साल पहले ही, और विवाह होने के बाद भी दिव्या को बोल चुका है कि देखो मैं ना तुमसे भी शादी करना चाहता हूं, सेकंड मैरिज। उस समय केवल इस्लाम का मामला नहीं था, उस समय हिंदुओं में भी होती थी। तो दिव्या को रुद्रधीर ठीक लगता था, लेकिन अंकल टाइप लगता था। उसे लगा रुद्रधीर का सम्मान करते हुए भी उसकी दूसरी पत्नी बनने का विचार उसे अप्रिय लगता था, अरुचिकर लगता था, तो ज्यादा भाव देती नहीं थी उसको। मारिश को लेके उसके मन में एक अजीब सा भाव था। होता ना किसी के बारे में पता हो कि गुंडा है पर स्मार्ट है, बड़ा अजीब सा भाव होता है कि गुंडा है पर है बहुत स्मार्ट, इस वक्त बुलेट है, बातें बड़ी अच्छी करता है, जब सड़क पे निकलता है पुलिस वाले भी रास्ता देते हैं इसको, हेलमेट भी नहीं पहनना पड़ता इसके साथ, पर है गुंडा, बदनाम है। तो मन दुविधा में रहता है। एक मन करता है कि जो बात इसमें है वो इन मस्खरों में है नहीं बाकी लोगों में। भाई बुलेट के सामने कोई स्कूटी चलाने वाला आ जाए तो कैसे किसी को पसंद आए, क्योंकि मैस्कुलिनिटी वाला मामला रहता है ना कि एक जो आइडियल छवि है एक अच्छे पुरुष की, वो तो ताकत वाली छवि है। कोई स्कूटी पे है तो आप बैठना पसंद नहीं करेंगे ना, स्कूटी नहीं, बुलेट। लेकिन चलो बदनाम है, तो उसके मन में आता है कि उससे बड़ा रोमांच होता है बारिश की बातें सोच के, लेकिन थोड़ा सा बदनामी का भय लगता है उससे बात करने में, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करती है उससे बारिश को। लेकिन हाँ वैसे समझदार लगता है, रोचक लगता है। और एक बार मारिश तो ज्ञान से भरा आदमी, एक बार दिव्या सामने आ गई तो मारिश ने एक सेंटेंस बोल दिया और 10 दिन तक मतलब भी नहीं समझ पाया उस सेंटेंस से क्या बोला है। उसने कहा, देवी तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। ये बोल के निकल गया।
अब दिव्या बहुत क्यूट है लेकिन दिमाग उतना तेज नहीं है। ऐसा होता है कि आप बहुत कोई नहीं, ऐसा होता है का मतलब, अरे आप गलत समझ रहे हैं। मेरा भाव ये है कि कोई व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है ना कि उसका दिमाग भी उतना ही चलेगा, वो भी अमूर्त मामलों में चलेगा उतना, जरूरी तो है नहीं। पर दिमाग, शरीर, सौंदर्य ये हमेशा साथ साथ थोड़ा ना पाए जाते हैं। ये भी अनिवार्य नहीं है कि साथ साथ नहीं पाए जाएंगे, हो भी सकते हैं कहीं कहीं। तो दिव्या बहुत दिन नहीं समझ पाई क्या कहना चाह रहा है मारिश। मारिश का भाव ये है कि तुम्हारी जो कला है ना, तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। नारी को सृष्टि ने ही आकर्षक बनाया है और उस आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है कला। जब कोई कला में एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, तो उसकी कला उसकी आकर्षण क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। और आकर्षण क्षमता मूल रूप से सृष्टि ने ही नारी को दी है। नारी पुरुष के संबंधों के बारे में ऐसा बोल रहा है। पर दिव्या को यह समझ में आ गया था कि हाँ, तारीफ तो की है इसने, क्या बोला है समझ भले नहीं आ रहा, लेकिन था तो कॉम्प्लीमेंट ही, ये तो उसको समझ में आ गया। तो दिव्या आप लोग ठीक से हंस भी नहीं पा रहे, ठाके मार के हंसिए, तनाव मत लीजिए ना, हंसने में संकोच मत कीजिए, आराम से ठाके मार मार के हंसिए, पूरी थीम को समझ लीजिए, ठीक है। तो पृथु सेन जी पहुंचे हैं दिव्या के घर, और जब वो बाहर आई रिसेप्शन काउंटर पे, तो उसने कहा कि देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं आपकी डोरी को कंधा देना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं इस दिव्या ने कहा देखिए अभी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, पहले पूछ लिया था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां से कोई व्यक्ति न्याय लिए बिना लौटा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रही हूं, मैं खुद अपने परदादा से बात करूंगी और आपको न्याय जरूर मिलेगा, आप चिंता ना करें। उसने कहा आप कह रही हैं तो मान लेता हूं, लेकिन मैं इस अन्याय को झेल नहीं पा रहा हूं। आप से निवेदन है कि उनसे बात करें और मुझे न्याय उपलब्ध कराएं। बात खत्म हो गई, वो चला गया। दिव्या अपने परदादा के पास गई। जब वो एकांत में थे, उसको लगा थोड़ी बात करूं। दिव्या ने कहा कि दादाजी, पृथु सेन आया था, कह रहा था कि अन्याय हुआ उसके साथ, वो शिविका को कंधा दे नहीं पाया। दादाजी इधर उधर की बात करने लग गए। आजकल प्रकृति कितनी अच्छी है, आजकल मौसम कितना अच्छा है। तो लग रहा है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ और बोले जा रहे हैं। उसने फिर से बोला कि देखिए दादाजी, पृथु सेन आया था, उसको न्याय नहीं मिला है, उसको न्याय चाहिए। तो दादाजी बोले कि बेटा तुम आजकल कैसी कैसी बातें करने लग गई हो, नए क्षेत्रों में रुचि तुम्हारी आ गई है आजकल, कला संगीत उस पर ध्यान दो ना, इस पर क्यों ध्यान दे रही हो। उसने इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे बताइए। और मैंने सुना है कि यहां से सबको न्याय मिलता है, और अच्छा न्याय तब है जब शेर और हिरण या खरगोश एक साथ पानी पी सके। उसने कहा देखो इतना पूछ रही तो सही बात सुन लो, न्याय मेरे हाथ में नहीं है, न्याय व्यवस्थापक के अधीन होता है। जब मिलिंद से पहले पौरव वंश था तो न्याय का मतलब था वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों के हिसाब से न्याय होगा, और तब शूद्रों को सजाएं ज्यादा मिलती थी, ब्राह्मणों को सजाएं नहीं मिलती थी, वो न्याय था। जब मिलिंद आ गया तो सजा के नियम बदल गए, तो जो यवन परंपरा थी, यवन परंपरा के न्याय सिद्धांत लागू होने लगे। फिर जब मिलिंद ने मुझे चीफ जस्टिस बना दिया तो मैंने यवन सिद्धांतों और वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों को मिलाकर न्याय का सिस्टम बनाया। फिर मिलिंद जी बौद्ध हो गए, बौद्ध हो गए तो न्याय के सिद्धांत में करुणा भी शामिल हो गई। वर्ण व्यवस्था के दिनों में पशु बलि जो कि पुण्य माना जाता था, अब पशु बलि अपराध हो गया, और मेरे निर्णय भी उसे अपराध मानकर होने लगे। फिर जब वो चला गया, प्रव्रज्य धारण करके संन्यास लेके चला गया, गण परिषद बन गई, तो क्योंकि गण परिषद विभिन्न विचारों का समन्वय है, तो आजकल मैं विभिन्न विचारों का समन्वय करके न्याय की व्यवस्था करता हूं। और कुल मिलाकर सूत्र यह है कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है, उससे स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है। और भाव यह था कि पृथु सेन को न्याय देने के चक्कर में देने के देने पड़ जाएंगे, चुपचाप बैठी रहो। वर्ण व्यवस्था के समर्थकों ने अन्याय किया है, वो सब मिलकर शासन को हिला देंगे। दिव्या बड़ी नाराज की, नहीं ये तो गलत बात है। दिव्या दुखी थी, गिल्ट फीलिंग से भरी थी। फिर एक बार वो मिली पृथु सेन से, उसने पृथु सेन से कहा कि
दादाजी ने कहा है कि वो गण परिषद के सामने बात रखेंगे। फिर हुसैन बोला कि देखो मुझे गोलियां मत दो, इससे मतलब समझते हैं, बेवकूफ मत बनाओ, बुड़बक मत बनाओ मुझे। प्यार से बोला, गुस्से से नहीं बोला। उसने कहा कि देखो मैं न्याय मांगने आया हूं, हिसाब मांगने नहीं। न्याय तो चीफ जस्टिस देंगे ना, उसमें सरकार से क्या मतलब है। अन्याय हुआ मेरे साथ, मैं जुडिशरी के पास गया, जुडिशरी अगर ये चीफ जस्टिस कहेगी मैं पीएम जी से बात करके बताऊंगा, ये क्या बात हुई भाई। मुझे न्यायमूर्ति से चाहिए, और गण परिषद से अपना हिस्सा वसूलने की बात है तो वसूलने की ताकत मेरे पास वैसे भी है। अगर वसूलने पे ही आ जाऊंगा तो वसूल ही लूंगा, कौन रोक लेगा मुझे। मैं तो न्याय मांगने आया था। दिव्या को बहुत गिल्ट फीलिंग हुई, उसकी आंख में आंसू आने लगे। तो उसने कहा आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपके दादाजी बात को समझें। मैं न्याय का अधिकारी भी हूं और